सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन के श्रेक एकेडमी जाने से पहले ओयांग जिक्सिन और मूशी दोनों ही उससे अपने अपने ढंग से विदा लेती हैं, एक चुपचाप त्याग के साथ, दूसरी ठंडे शब्दों के पीछे छिपे आंसुओं के साथ। उसकी प्रतिभा और भविष्य का रास्ता स्पष्ट है, लेकिन उसके जाने से पीछे छूटे दिल भावनाओं और अधूरे भावों से भर जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूशी को नहीं पता था कि वो पूरी रात रो रो कर इतनी टूट क्यों गई। सुबह होने पर ही सच्चाई उसकी समझ में आई। वो उसे जाने नहीं दे सकती थी और उसके पास ही रहना चाहती थी। लेकिन अंततः वो फिर भी जा रहा था। भले ही वो ओयांग जीक्सिन से छोटी थी, फिर भी अपनी उम्र छिपा नहीं सकती थी। वो भी 18 वर्ष की थी। उनके बीच 4 साल का अंतर था और इसी कारण वे दो अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए अभिशप्त थे। जब वो किसी उन्नत अकादमी में प्रवेश करेगी, तब वो अभी भी मध्यवर्ती अकादमी में अध्ययन कर रहा होगा। वो उससे अधिक प्रतिभाशाली था। उसका भविष्य उस अनंत ब्रह्मांड की तरह असीम था, जो लगातार फैलता जा रहा है। शायद उसे उसी के समानांतर रास्ते पर चलना होगा, इतना पास, फिर भी कभी न मिलने वाला। उसका मन उथल-पुथल से भरा हुआ था और बीते 3 वर्षों की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। किसी एक व्यक्ति की इच्छा के लिए भाग्य नहीं बदलता और उसका जाना अपरिहार्य था। वुलिन, तुम क्या सोच रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? शे ने भौएं चढ़ाते हुए तांग वुलिन को कोहने मारी। तांग वुलिन चौंक कर होश में आया और मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस ईस्ट सिटी की याद आएगी। ये सुनते ही शे का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम तो बड़े घमंडी हो। तांग वुलिन हंस पड़ा। क्यों? शे ने ऐसा चेहरा बनाया मानो नींबू निगल लिया हो। क्या तुमने अभी ये नहीं जताया कि हम जरूर पास हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ईस्ट सिटी की याद क्यों आएगी? तांग वुलिन ने होंठ भींचे। उसकी भौं के बीच की शिकन और गहरी हो गई। तुम ज्यादा सोच रहे हो। हालांकि उसने अपने दोस्त की बात को टाल दिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके दिल के सबसे कोमल और गहरे कोने में वो सच में ऐसा ही महसूस करता था। अगली बार उसे ईस्ट सिटी लौटने में बहुत समय लगने वाला था। श्रेक सिटी में उसे बहुत सी चीजें करनी थी, जैसे अपने माता पिता के बारे में सुराग ढूंढना। रवाना होने से पहले उसकी मंग तियान से एक बार मुलाकात हुई थी। मंग तियान को पूरा विश्वास था कि उसके माता पिता किसी बड़े शहर चले गए थे। चूंकि श्रेक सिटी महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था, इसलिए उनके वहीं होने की संभावना सबसे अधिक थी। उसने अपने माता पिता से उनके एकांतवास या रिट्रीट के बाद एक संदेश प्राप्त किया था, जिसमें कहा गया था कि जब वो 5वें दर्जे का ब्लैकस्मिथ बन जाएगा, तब उसे उन्हें खोजने की योग्यता मिल जाएगी। लेकिन ग्लोरी बाउंड छोड़े 3 साल हो चुके थे और इस दौरान उसे उनसे एक भी संदेश नहीं मिला था। तांग वुलिन अपने माता पिता के बारे में सोचने से भी डरता था। हर बार ध्यान से जागने पर उसका मन उसी ओर भटक जाता और ऐसा लगता मानो किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिए हों। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? इन अकेले वर्षों में वो बहुत परिपक्व हो गया था। उसका संकल्प चाकू की धार की तरह तेज हो चुका था। मंग तियान ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये साफ था कि कुछ न कुछ जरूर हुआ था। कोई खबर ना होना तब तक अच्छा होता है जब तक कि वो अच्छा ना रह जाए। अगर उसके माता पिता सुरक्षित होते तो वो उसे फोन न करने का कोई कारण नहीं रखते। कम से कम मंग तियान से तो संपर्क कर ही सकते थे। तांग वुलिन इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि वो बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहता था। नहीं, उसे वो शक्ति चाहिए थी जिससे वो अपने माता पिता को ढूंढ सके और उनकी रक्षा कर सके। अपने खाली समय में वो अपने पुराने घर भी गया था, लेकिन वो जगह अब सिर्फ एक खोखला खोल बन चुकी थी। वहां उसके माता पिता की कोई निजी वस्तु नहीं थी। ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे लगे कि वहां कभी कोई रहता था। चारों नंगी दीवारें मानो उस पर सिमटती चली जा रही थी। वो दोबारा भी गया था, लगभग 1 साल पहले, और तब उसे कुछ दिलचस्प मिला। उसके माता पिता के कमरे में एक दोहरी दीवार छिपी हुई थी। उसके भीतर एक अजीब सा बैज था, जिस पर एक और भी अजीब प्रतीक बना हुआ था। तांग वुलिन उसे देखकर भी नहीं समझ पाया कि वो क्या था, लेकिन उसने तुरंत इसके महत्व को पहचान लिया। चूंकि वही उसके माता पिता के ठिकाने से जुड़ा एकमात्र सुराग था, उसने उसे स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रख लिया। जैसे जैसे सोल ट्रेन आगे बढ़ी, डिब्बे में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। अंत में सिर्फ पहियों की चरचराहट सुनाई दे रही थी। क्लास 0 के युवा शिक्षियों के लिए सेकंड क्लास सीटें थोड़ी तंग थीं, लेकिन इससे उन्हें रोमांच का एहसास हो रहा था। खिड़की के बाहर दृश्य तेजी से बदल रहे थे। डिब्बे के भीतर सांसों की आवाज स्थिर हो गई और यात्री एक एक करके सो गए। तांग वुलिन ने गहरी सांस ली, फिर छोड़ी, फिर एक और गहरी सांस ली। यात्रा कदम कदम पूरी होती है और चावल चम्मच चम्मच खाया जाता है। मुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। श्रेक सिटी की इस यात्रा में उसका पहला काम था 1000 साल पुरानी एज़्योर वेंड वाइन को ढूंढना।
बाकी 3 आत्मिक वस्तुएं वो पहले ही तैयार कर चुका था। और डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ भालू की सोल बोन ने उसके शरीर को मजबूत कर दिया था। अब वो तीसरे सील को तोड़ने के लिए तैयार था। एक बार ये कर लेने से उसकी शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। श्रेक की प्रवेश परीक्षा पास करने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। वू जैंगकॉन्ग की योजना के अनुसार वो 1 हफ्ते पहले पहुंचेंगे। इतना समय तांग वुलिन के लिए काफी था कि वो एज़्योर वेंड वाइन को ढूंढ सके, सील तोड़ सके और श्रेक की परीक्षा दे सके। दूसरे सील से मिलने वाले आश्चर्य को लेकर उसकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। हेवेनडू सिटी की तुलना में श्रेक सिटी ईस्ट सिटी के थोड़ा और करीब थी। जैसे ही ट्रेन अपने गंतव्य के पास पहुंची, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। फिर एक घोषणा गूंजी, प्रिय यात्रियों, हम डोलुआ महाद्वीप के सबसे महान नगर श्रेक सिटी में पहुंच चुके हैं। श्रेक सिटी की जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं और ये एक सांस्कृतिक केंद्र है। यहीं पर प्रसिद्ध श्रेक अकादमी और स्पिरिट पगोड़ा का मुख्यालय स्थित है। फेडरेशन का नंबर 1 शहर होने के नाते श्रेक सिटी का आर्थिक और राजनैतिक प्रभाव अत्यंत विशाल है। कृपया सभी यात्री बाईं तरफ की खिड़की से बाहर देखें। दूर दिखाई देने वाला टावर स्पिरिट पगोड़ा का मुख्यालय है। क्लास 0 के चारों छात्र झपट कर देखने लगे। सचमुच एक भव्य टावर आकाश को चीरता हुआ खड़ा था। दूरी अधिक होने के कारण उसका केवल ऊपरी मध्य भाग ही दिखाई दे रहा था। उसकी 8 दिशाएं चांदी सी चमक रही थीं और वो धीरे धीरे बादलों में विलीन हो रहा था। उसका शिखर दिखाई नहीं दे रहा था। स्पिरिट पगोड़ा का मुख्यालय पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची इमारत थी। ये बात तांग वुलिन सहित सभी जानते थे। वास्तव में फेडरेशन ने इससे ऊंची इमारतें बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, सम्मान के प्रतीक के रूप में। यदि टैंग सेक्ट सबसे रहस्यमयी संगठन था और श्रेक अकादमी सबसे प्रतिष्ठित, तो सबसे शक्तिशाली संगठन निसंदेह स्पिरिट पगोड़ा ही था। कृत्रिम स्पिरिट सोल तकनीक के कारण स्पिरिट पगोड़ा ने असंख्य शोधकर्ताओं, शक्तिशाली सोल मास्टरों और राष्ट्र के बराबर संपत्ति अर्जित की थी। फेडरेशन में उसका प्रभाव निसंदेह था। फेडरेशन की संसद में 108 में से 7 सीटें स्पिरिट पगोड़ा के पास थी। ये उन सांसदों को भी नहीं गिनता जो उसके प्रभाव में थे। श्रेक सिटी वास्तव में साधारण से परे थी। टावर के चारों ओर तरह तरह की इमारतें थीं। प्राचीन और आधुनिक संरचनाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं, एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। ये हेवेनडू सिटी की प्राचीन गरिमा से अलग थी और ईस्ट सिटी की ठंडी धातु जैसी महक से भी भिन्न थी। श्रेक सिटी एक विशाल संगम स्थल जैसी महसूस होती थी। उसकी सीमाएं आंखों से ओझल तक फैली हुई थी। शहर में प्रवेश करने के बाद ट्रेन 1 और घंटे तक चली, फिर धीरे धीरे रुक गई। अपने पूरे जीवन में तांग वुलिन ने इससे बड़ा रेलवे स्टेशन कभी नहीं देखा था। ये हेवेनडू सिटी और ईस्ट सिटी के स्टेशनों से कम 5 गुना बड़ा था। एक विशाल गुंबदाकार छत उनके ऊपर फैली हुई थी, जिसकी वास्तुकला सरल लेकिन भव्य थी। स्टेशन के भीतर जगह जगह मूर्तियां लगी हुई थीं, जिन्हें देखकर यात्री ठहर जाते थे। शिक्षक वू, हम पहले कहाँ जाएंगे? सीधे श्रेक अकादमी, शिए ने उत्साह से पूछा। भले ही वो एक अमीर परिवार से था, फिर भी इस महान नगर में कदम रखते ही वो अपनी उत्तेजना पर काबू न कर पाया। हालांकि वू झांगकॉन्ग हमेशा की तरह ठंडे और भावहीन दिखाई दे रहे थे, फिर भी उनकी आंखों में कुछ विरोधाभासी भावों की झलक साफ देखी जा सकती थी। पहले किसी सराय में चलते हैं। जिस सराय को वू झांगकॉन्ग ने चुना, उसके शब्दकोश में विलासिता जैसा कोई शब्द नहीं था। उन्होंने बस स्टेशन के पास एक साधारण सी सराय ढूंढी और 3 कमरे बुक कर लिए। सराय की इमारत सादे पत्थर और लकड़ी से बनी थी, जिससे उसमें एक पुराना सा आकर्षण झलकता था। बाहर की दीवारें धब्बेदार थीं, लेकिन अंदर का माहौल साफ सुथरा था। सुविधाएं साधारण थीं, मगर पर्याप्त। हर कमरे में एक बिस्तर, 2 बेडसाइड अलमारियां, एक वार्डरोब, एक मेज और एक कुर्सी थी। वॉशरूम इतना छोटा था कि एक समय में मुश्किल से 2 लोग ही खड़े हो सकते थे। 4 सफ़ेद दीवारें थीं और एक खिड़की थी, जिससे ट्रेन स्टेशन दिखाई देता था। वू झांगकॉन्ग ने अकेला कमरा लिया, जबकि छात्रों को लिंग के आधार पर 2 अलग-अलग कमरों में बांटा गया। असल में वू झांगकॉन्ग 3 लोगों का एक कमरा लेना चाहते थे, लेकिन इस सराय में केवल 2 लोगों वाले कमरे ही उपलब्ध थे, नहीं तो उन्हें सिर्फ 2 कमरे ही लेने पड़ते। कितना आरामदायक है! कमरे में घुसते ही शिए बिस्तर पर कूद पड़ा और हाथ पैर फैलाकर लेट गया। इसके विपरीत तांग वुलिन खिड़की के पास गया और बाहर के नज़ारा देखने लगा। वुलिन, तुम्हें नहीं लगता कि शिक्षक वू कमरों के मामले में कुछ ज्यादा ही कंजूस है? अकेडमी से उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती होगी और ऊपर से वो एक बैटल आर्मर मास्टर भी हैं। तुमने नहीं देखा था कि वो कितना जबरदस्त था? जिसने खुद अपना बैटल आर्मर बनाया हो, वो तो जरूर अमीर होगा। तांग वुलिन हंस पड़ा। शिक्षक वू को ऐसी मामूली बातों की परवाह ही नहीं होती। और
थोड़ा संयम रखना चाहिए, हम यहाँ घूमने फिरने नहीं आए हैं। शिए बोला, ठीक है, मैं पहले झपकी ले लेता हूँ। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि पैर तक नहीं फैला पाया। हालांकि ट्रेनें सुविधाजनक होती हैं, लेकिन सेकंड क्लास की सीटें आरामदेह नहीं होती। जल्द ही शिए की सांसें नियमित हो गईं। तांग वुलिन ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और फिर वू झैंगकोंग के कमरे के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई। दरवाजा खोलते ही वू झैंगकोंग ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अंदर आने का इशारा किया। शिक्षक वू, क्या हम अब जा सकते हैं? तांग वुलिन ने पूछा। वू झैंगकोंग ने आसमान की ओर देखा। इतनी जल्दी मत करो, नीलामियां शाम को होती हैं, हमारे पास अभी काफी समय है। और श्रेक सिटी की नीलामी में चीजों की कोई कमी नहीं होती। मुझे यकीन है कि हमें वो मिल जाएगा। धैर्य रखना सीखो। ठीक है। तांग वुलिन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वो सच में थोड़ा ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसने कभी खुद को प्रतिभाशाली नहीं माना था। उसका मार्शल सोल, ब्लू सिल्वर ग्रास, एक बेकार मार्शल सोल माना जाता था। हालांकि उसके दोनों सोल रिंग 1000 साल के थे, लेकिन फिर भी वो 1000 साल के ब्लू सिल्वर ग्रास सोल रिंग ही थे। जहां तक गोल्डन ड्रैगन क्लॉ का सवाल था, वो शक्तिशाली जरूर था, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था। उसे अपनी युद्ध क्षमता पर भरोसा था और वो खुद को केवल गुयुए से थोड़ा कम मानता था। लेकिन ये श्रेक एकेडमी थी। अगर उसे प्रवेश परीक्षा पास करनी थी तो उसे अपनी ताकत को एक नए स्तर तक ले जाना ही होगा। वू झैंगकोंग ने कहा, वुलिन, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम निश्चित हो कि चारों स्पिरिट आइटम मिलने के बाद तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी? अगर तनिक भी संदेह है तो मैं सलाह दूंगा कि जल्दबाजी मत करो। जरा सी गलती भी तुम्हारे भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। शिक्षक वू, मुझे पूरा विश्वास है। तांग वुलिन ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के जवाब दिया। मेरा मार्शल सोल सकारात्मक रूप से विकसित होगा और ये निश्चित रूप से सफल होगा। भले ही वो गोल्डन ड्रैगन किंग की मोहरों के बारे में वू झैंगकोंग को नहीं बता सकता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि दूसरी मोहर को तोड़ने और उसकी शक्ति को आत्मसात करने से उसे अपार लाभ मिलेगा। वू झैंगकोंग ने सिर हिलाया, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। रात होने वाली है, थोड़ी देर में निकलेंगे। धन्यवाद शिक्षक वू। तांग वुलिन अपने कमरे में लौटा और ध्यान लगाने लगा। जल्द ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और सांझ ने आसमान को निगल लिया। उन्होंने सराय में ही रात का खाना खाया। जगह छोटी थी, लेकिन शायद श्रेक सिटी की सराय होने के कारण खाना उम्मीद से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। खाने के दौरान भी तांग वुलिन का मन कहीं और ही था। उसने रोज की तुलना में आधा ही खाया, फिर भी वो बाकी सभी को मिलाकर उनसे ज्यादा खा गया। अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो और ध्यान लगाओ। अगर बाहर जाना हो तो पास पड़ोस तक ही रहना और हमेशा अपने सोल कम्युनिकेटर साथ रखना, वू झैंगकोंग ने कहा। शिए गुयुए और शू शियायोन ने वचन दिया। शिक्षक वू, आप और कप्तान कहाँ जा रहे हैं? शू शियायोन ने पूछा। अब वो तांग वुलिन को नाम से कम और कप्तान ज्यादा कहने लगी थी। कुछ काम है, बाद में लौट आएंगे। वू झैंगकोंग ने कभी अपनी योजनाओं की व्याख्या करने की जहमत नहीं की। बोलते ही वो तांग वुलिन को लेकर निकल पड़े। पीछे जाने से पहले तांग वुलिन ने अपने साथियों को इशारा किया कि सब ठीक है। वू झैंगकोंग श्रेक सिटी से साफ तौर से परिचित थे, लेकिन स्वर्गीय डाओ सिटी के विपरीत इस बार वो पैदल चलने के बजाय टैक्सी में बैठे। सोल टैक्सियां आरामदेह थीं, मगर सार्वजनिक परिवहन से कहीं ज्यादा महंगी थीं। ये पहली बार था जब तांग वुलिन ने वू झैंगकोंग को इतना खर्चीला माध्यम चुनते देखा, लेकिन जल्द ही उन्हें कारण समझ आ गया। श्रेक सिटी बेहद विशाल थी। टैक्सी बस से तेज थी, फिर भी उन्हें गंतव्य तक पहुंचने में पूरे 40 मिनट लग गए। वू झैंगकोंग उन्हें एक नुकीली आकृति वाली इमारत के भीतर ले गए। अंदर पहुंचते ही एक कर्मचारी ने उनका स्वागत किया। क्षमा कीजिए, क्या आप दोनों नीलामी में भाग लेने आए हैं? कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। वू झैंगकोंग ने जेब से कुछ निकाला और दिखाया। कर्मचारी का व्यवहार तुरंत सम्मानपूर्ण हो गया। तो आप हमारी सम्मानित अतिथि हैं, कृपया इस ओर आइए। उसने अब उनसे निमंत्रण पत्र नहीं मांगा और दोनों को अंदर ले गया। तांग वुलिन को तब जाकर समझ आया कि असली विलासिता क्या होती है। दरवाजे के पार एक विशाल हॉल था, जो सफेद लकड़ी से बना था। सुनहरे पैटर्न दीवारों पर फूलों की तरह लहरा रहे थे। फर्श पर सुनहरी कढ़ाई से सजी लाल कालीन बिछी हुई थी। दीवारों पर जड़े क्रिस्टल लैंप चमक रहे थे, जिनकी रोशनी हर किसी की नजर खींच रही थी। इस भव्य हॉल से गुजरते समय तांग वुलिन पर एक अनदेखा दबाव महसूस हुआ। उसने चोरी छुपे वू झैंगकोंग की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति थी जैसी अकेडमी में रहती थी।
उन्हें एक आलीशान कक्ष में ले जाया गया, जहां किसी ने पेय पदार्थ पर सोसे। थोड़ी देर बाद एक अधमहेड़ महिला भीतर आई। सम्मानित अतिथियों, आपका स्वागत है। मैं रू लिंग हूँ, यालो नीलामी की नीलामकर्ता। क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? उसने वू झैंगकॉन्ग और तांग वुलिन को हल्का सा प्रणाम किया। कैटलॉग लाओ, वू झैंगकॉन्ग ने कहा। रू लिंग मुस्कुराई। वो वू झैंगकॉन्ग के पास आई और झुककर बैठ गई। उसकी सुनहरी कंगन चमकी और उसके हाथ में एक छोटा सोल स्क्रीन प्रकट हुआ। कुछ बार टैप करने पर वस्तुओं की सूची दिखाई देने लगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस प्रकार की वस्तुएं ढूंढ रहे हैं? मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उसने मन ही मन आह भरी, ही मेरी ओर एक नज़र तक नहीं देख रहा। क्या मैं उसकी आंखों में उतरने लायक भी हूँ? स्पिरिट आइटम्स, वू झैंगकॉन्ग ने कहा। जी। रू लिंग ने तुरंत उसी श्रेणी में खोज शुरू कर दी। क्या कोई विशेष वस्तु है जिसकी आपको तलाश है? मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उसने मन ही मन आह भरी, ही मेरी ओर एक नज़र तक नहीं देख रहा। क्या मैं उसकी आंखों में उतरने लायक भी हूँ? 1000 साल की अज़्योर वेंड वाइन, वू झैंगकॉन्ग ने कहा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। रू लिंग ने तुरंत नाम डाला और सूची बदल गई। उच्च श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी की 1000 साल की अज़्योर वेंड वाइन उपलब्ध थीं, जिनकी कीमतें अलग अलग थीं। हर एक के सामने शुरुआती बोली मूल्य और अनुमानित बिक्री मूल्य दर्ज था। इसे नीलामी में कब रखा जाएगा? वू झैंगकॉन्ग ने पूछा। तांग वुलिन की आंखें चमक उठीं। हाँ, मिल गया। श्रेक सिटी की नीलामी से यही उम्मीद थी। अगली बार एज़्योर वेंड वाइन की नीलामी 3 दिनों बाद होगी। बोली शाम 8 बजे से शुरू होगी। मुझे लगता है कि इस बार 3 सेट उपलब्ध होंगे, रुओलिंग ने कहा। उसके चेहरे पर ऐसी मीठी मुस्कान थी मानो किसी को मधुमेह ही हो जाए। वू झैंगकॉन्ग ने भौहें सिकोड़ ली। अगर मुझे तुरंत एक उच्च ग्रेड वाइन खरीदनी हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसे आखिरी बार किसी नीलामी में आई कई साल हो चुके थे। सामान्यतः वो नीलामियों में जाता ही नहीं था। रुओलिंग एक पल के लिए झिझकी। उसने अपने शब्दों को मन में तौलते हुए होंठ दबाए। हमारी नियमों के अनुसार हम वस्तुएं सीधे नहीं बेच सकते, लेकिन आपके जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए मैं अपवाद कर सकती हूँ। तुरंत खरीदने पर अनुमानित बिक्री मूल्य से 20% अधिक देना होगा। जब आप तय कर लें तब हम सटीक कीमत बता सकते हैं। वू झैंगकॉन्ग ने तांग वुलिन की ओर देखा। क्या कहते हो? 20% अतिरिक्त? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये सोचकर ही तांग वुलिन का दिल दुखने लगा। एक उच्च ग्रेड वाइन की सूचीबद्ध कीमत 5 मिलियन फेडरल कॉइन्स थी। उस पर 20% जुड़ने का मतलब था 6 मिलियन। हाँ, उसने सालों में काफ़ी धन जमा किया था, लेकिन वो पसीने और खून से कमाया गया पैसा था। शिक्षक वू, नीलामी तो सिर्फ 3 दिनों बाद है ना? तांग वुलिन ने कुछ हिचकिचाहट के साथ उत्तर दिया। दोनों की निगाहें मिली। गुरु और शिष्य बिना शब्दों के संवाद कर रहे थे। फिर वू झैंगकॉन्ग ने सिर हिलाया। ठीक है, हमें नीलामी के 2 टिकट दे दीजिए। हम 3 दिनों बाद बोली लगाएंगे। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। रुओलिंग मुस्कुराते हुए सहमत हुई और चली गई। थोड़े ही समय में उसने समझ लिया था कि वू झैंगकॉन्ग ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे नाराज किया जाए। उसकी नज़र में वो स्वयं एक तिनके से भी कम थी। नीलामी की टिकट मिलने के बाद वू झैंगकॉन्ग तांग वुलिन को लेकर सराय लौट गया। पूरी प्रक्रिया में वू झैंगकॉन्ग ने न तो कोई टिप्पणी की और न ही कोई सुझाव। सारा निर्णय तांग वुलिन पर छोड़ दिया गया था। असल में तांग वुलिन काफ़ी घबराया हुआ था। न केवल श्रेक परीक्षा 1 हफ्ते में थी, बल्कि उसे एज़्योर वेंड वाइन पाने के लिए 3 दिन इंतजार करना था। इसका मतलब ये था कि उसके पास सील तोड़ने के लिए केवल 4 दिन बचते थे। सौभाग्य से उसका शरीर पहली बार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो चुका था, इसलिए वो किसी तरह समय पर सफल हो जाना चाहिए। इस एहसास के साथ ही उसके मन की घबराहट शांत हो गई और राहत ने उसे पूरी तरह ढक लिया। तांग वुलिन ने नीलामी के दिन तक अपने कमरे में साधना की। ज़ीशे भी उसके साथ ऐसा ही करने लगा। हालांकि उसे मन ही मन पता था कि आखिरी समय में भाला तेज करना बेकार है, फिर भी उसके मित्र की लगन उस पर असर कर रही थी। 3 दिन बाद तांग वुलिन और वू झैंगकॉन्ग फिर से नीलामी भवन पहुंचे। उन्हें सीधे वीआईपी सीटों तक पहुंचाया गया। यहाँ केवल 2 तरह के लोग होते थे, जिनके पास धन था और जिनके पास शक्ति। वू झैंगकॉन्ग दूसरे वर्ग में आता था। ये नीलामी ईस्ट सी शहर की नीलामी से कहीं अधिक भव्य थी। यहाँ नीलाम होने वाली हर वस्तु एक दुर्लभ खजाना थी और माहौल जल्दी ही गर्म हो गया। नीलामी की 11वीं वस्तु है एक उच्च ग्रेड 1000 वर्षीय एज़्योर वेंड वाइन। प्रारंभिक कीमत 3 मिलियन है। न्यूनतम बढ़ोतरी 1 लाख होगी। बोली शुरू की जाए। आखिरकार वो क्षण आ ही गया।
तांग वुलिन को पता भी नहीं चला और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी नज़र उस वस्तु पर ऐसे जमी थी जैसे रेगिस्तान में भटका हुआ आदमी पानी को देखता है। वू जांगकोंग ने बेपरवाही से नंबर प्लेट तांग वुलिन के हाथ में थमा दी, मानो बोली से उसका कोई लेना देना ना हो। खेतीबाड़ी और साधना से जुड़ी बातों में वो बेहद उदार था, लेकिन पैसों के मामले में पूरी तरह मौन। इससे तांग वुलिन को जल्दी सीखना पड़ा, स्वावलंबी बनना पड़ा, ताकि कोई उसका फायदा न उठा सके। 3 मिलियन, तांग वुलिन ने नंबर प्लेट उठाते हुए कहा। 3 मिलियन 1 लाख, किसी ने तुरंत बोली बढ़ा दी। कम दुष्प्रभाव और शरीर को मजबूत करने की क्षमता के कारण एज्योर वैंड वाइन बेहद महंगी थी, बेहद ही महंगी। बड़े कबीले इसे अनिवार्य मानते थे और अपनी युवा पीढ़ी के नेपोषण में इसका उपयोग करते थे, इसलिए इसकी मांग हमेशा ऊंची रहती थी। 3 मिलियन 5 लाख, 3 मिलियन 8 लाख, कीमत लगातार बढ़ती गई। तांग वुलिन के हाथ में पकड़ी नंबर प्लेट पसीने से भीगने लगी। इस रफ्तार से तो कीमत जल्दी ही 5 मिलियन पार कर जाएगी। पछतावा उसके दिल में चुभने लगा। अगर उसे पहले से पता होता तो वो सीधे 6 मिलियन देकर खरीद लेता। नीलामी सूची में दर्ज कीमत वो न्यूनतम राशि होती है जिससे नीलाम घर को घाटा न हो। तांग वुलिन ने जीवन में बहुत कम नीलामियों में हिस्सा लिया था, इसलिए उसे ये अहम बात मालूम नहीं थी। अगर वस्तु लोकप्रिय न हो तो अंतिम कीमत आमतौर पर अनुमानित मूल्य के आसपास ही रहती है, लेकिन जिन वस्तुओं की मांग अधिक होती है उनकी कीमत अक्सर अनुमान से कहीं ज़्यादा चली जाती है। असल में रुओलिंग ने जो कीमत वू जांगकोंग को बताई थी वो उसके दर्जे को देखते हुए काफ़ी रियायती थी। 1000 वर्षीय एज्योर वैंड वाइन की भारी कमी थी और यही उसकी कीमत में झलकती थी। तांग वुलिन की अज्ञानता ही उसके लिए मुसीबत बन गई। वू जांगकोंग ये सब जानता था, फिर भी उसने अपने शिष्य को चेतावनी नहीं दी। उसके विचार में ये कड़वाहट तांग वुलिन को स्वयं चखनी चाहिए, ताकि ये सबक उसके दिल में गहराई से अंकित हो जाए। 5 मिलियन 4 लाख, तांग वुलिन लगभग रोने की कगार पर था। लड़खड़ाता हुए उसने फिर से नंबर प्लेट उठाई। 5 मिलियन 7 लाख, किसी और ने पुकारा। अब पछताने का कोई समय नहीं था। भले ही वो कंजूस था, लेकिन सील तोड़ना उससे कहीं ज्यादा जरूरी था। उच्च ग्रेड वाइन के साथ सफलता की संभावना सबसे अधिक थी। आज सिर्फ एक ही नीलाम हो रही थी। भले ही वो अभी 6 मिलियन भी फेंक देता, तब भी दूसरी खरीद नहीं सकता था। उसके पास बस एक ही रास्ता था, पूरी ताकत से लड़ना। 6 मिलियन 2 लाख, 6 मिलियन का आंकड़ा पार होते ही तांग वुलिन का चेहरा बिगड़ गया। मैं कितना मूर्ख था, मैंने तभी क्यों नहीं खरीद लिया? 3 दिन पहले ही ब्रेक थ्रू कर लेता और पैसे भी बच जाते। 6 मिलियन 3 लाख, उसे मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा। 6 मिलियन 5 लाख, 6 मिलियन 8 लाख, 7 मिलियन 3 लाख। दांत पीसते हुए तांग वुलिन ने आखिरी बार नंबर प्लेट उठा दी। अंततः पूरा हॉल शांत हो गया, सुई गिरने की आवाज तक सुनी जा सकती थी। 7 मिलियन 3 लाख, पहली बार। 7 मिलियन 3 लाख, दूसरी बार। 7 मिलियन 3 लाख, तीसरी बार। बिक गया। जैसे ही हथौड़ा गिरा, तांग वुलिन अपनी सीट पर ढीला पड़ गया। 13 लाख, मैंने 13 लाख अतिरिक्त दे दिए। वू जांगकोंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस दिन मैंने उन्हें अपनी बैटल आर्मर मास्टर की पहचान दिखाई थी। लोकप्रिय वस्तुएं अक्सर अनुमानित कीमत से ऊपर जाती हैं। आज जो कीमत तुमने चुकाई वो सामान्य ही है, अब समझे? तांग वुलिन ये जबरन मुस्कान निकाली। समझ गया, लेकिन दर्द तो अब भी हो रहा है। चलो, वू जांगकोंग ने उसे सांत्वना नहीं दी। ये तांग वुलिन का अपना निर्णय था, इसलिए परिणाम भी उसी को भुगतना था। दूसरों को दोष देना व्यर्थ था। उसने ये बात शब्दों में नहीं कही, बल्कि अपने आचरण से सिखाई। बिल चुकाते समय तांग वुलिन पछतावे से कांप रहा था। 3 साल की कड़ी मेहनत से उसने लगभग 14 मिलियन फेडरल कॉइन्स कमाए थे, और ये वाइन उसकी आधी जमा पूंजी खा गई थी। अगर स्पिरिट रिफाइनिंग में उसकी सफलता की संभावना अधिक न होती, जिससे कुछ सामग्री का खर्च बच जाता, तो वो वहीं खून उगल देता। अब उसकी बची खुची जमा पूंजी अपने पुराने वैभव की केवल एक फीकी परछाई बन गई थी।